हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास के न्यू बुक जो आई है गंगा। आज हम इस वीडियो में गंगा बुक का चैप्टर 2 क्या लिखूं पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है जो आपका 2026 से 27 तक का है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखूं पार्ट का हम संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई पाठ का सारांश क्या है हमारा। तो ये जो पाठ है ये एक निबंध है। यह निबंध आत्मपरक शैली में लिखा गया है। लेखक को अपनी दो छात्राओं निमता और अमिता के लिए दो विषयों पर आदर्श निबंध लिखने हैं। यही इस पूरे निबंध की केंद्रीय समस्या है और इसी के इर्द गिर्द लेखक ने निबंध लेखन की समस्त प्रक्रियाओं को हास्यपूर्ण ढंग से उजागर किया है। तो इसमें बताया गया है कि जो लेखक हैं उन्होंने क्या है आत्मपरक शैली में इसको लिखा है। और जो लेखक की दो छात्राएं थी, क्या नाम था उनका, निमता और अमिता। हाँ जी, तो उन दोनों विषयों पर उन्होंने आदर्श निबंध उन्हें लिखने हैं। ठीक है, तो इस पूरे निबंध की जो केंद्रीय समस्या है इसके इर्द गिर्द ही लेखक ने जो है निबंध लेखन की समस्त प्रक्रियाओं को उजागर किया है और हास्यपूर्ण ढंग से यानी कि बिल्कुल हंसी मजाक वाले ढंग से उजागर किया है। तो इस तरह इस पाठ का यानी इस निबंध का नाम क्या पड़ा, पाठ का क्या लिखूं, इतना आपको समझ में आया। और अब हम इसके धीरे धीरे करके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो निबंध में हैट और खूंटी का जो उल्लेख है किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं, जितने भी प्रश्न हैं। तो अब इसका उत्तर पर आते हैं हम। इसका उत्तर है, पहला है इसको आपको, यह आपके मल्टीपल चॉइस वाले मतलब कि टिक मार्क वाले, आगे के जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके टिक मार्क वाले हैं जो आपकी बुक के ही हैं यानी चैप्टर के ही हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो इसको पॉइंट्स में दिया गया है, आपको इन 4 उत्तरों में से कोई एक बताना है कि जो सही हो। पहला है क, विषय से अधिक लेखक के भाव की प्रधानता को दर्शाना। ख है विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्री को प्रमुख बताना। ग है शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना। और घ ऑप्शन है उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखक का समर्थन करना। तो इन चारों में से जो है आपका सही उत्तर है क, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। तो जो हैट और खूंटी का जो उपयोग है वो किसके लिए किया गया था, किस भाव से किया गया था, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाने के लिए किया गया था। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। यहाँ तक की आपकी लाइन थी। तो मार्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। जो मार्टेन की पद्धति है वो लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन हैं, आपको किसी एक ऑप्शन पर टिक मार्क करना है जो सही होगा। तो क है शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व ना देना। ख है परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना। ग है अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना। और घ है अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है घ, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखक को अपनाना। इसका क्या आंसर होगा, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना यानी कि घ। तो सेकंड का होगा आपका घ।
इसी तरह प्रश्न नंबर 3, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। क है तर्क और भावना, ख है ज्ञान और शिक्षा, ग है परिश्रम और उपलब्धि, घ है अभिलाषा और अनुभव। इसी तरह इन चारों में से जो है थर्ड का सही आंसर होगा घ, अभिलाषा और अनुभव। तो तीसरे का क्या होगा? घ। अब अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, आपको किसी एक पर टिक लगाना है जो सही होगा। तो क है कविता लेखन की कला को समझाने के लिए, ख है एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ग है ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए, घ है सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए अमीर खुसरो का इसमें क्या किया गया है? इसका उपयोग किया गया है निबंध में। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा ख। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? ऑप्शन क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, ख, सुधार केवल बड़े विचारकों द्वारा संभव है, ग, सुधार केवल आधुनिक युग की देन है, और घ, सुधारों का कोई अंत नहीं लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन है क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। निबंध में स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि जो सुधार होते हैं उसको हर युग में ही अपनाते हैं लोग। हर युग में क्या है? उसमें लोग सुधार करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा का होगा, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। इसी तरह आपके 1 से लेके जो 5 तक क्वेश्चंस थे वो टिक मार्क वाले थे। अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो प्रश्न नंबर 1, निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? इसका आंसर है, आपको इसमें जो है A.G. गार्डिनर के विचार और लेखक के विचार दोनों को दिखाना है और दोनों में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, पहले हम करेंगे A.G. गार्डिनर के विचार। A.G. गार्डिनर के विचार। पॉइंट नंबर 1, उनके अनुसार निबंध लिखना एक विशेष मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 2, जब मन में उमंग, स्फूर्ति और आवेग आता है तो लेखन अपने आप हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, उस समय विषय का अधिक महत्व नहीं होता, कोई भी विषय लेकर भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4, यानी वे स्वतः स्फूर्त लेखन को महत्व देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? A.G. गार्डिनर के जो विचार हैं उनके अनुसार जो है निबंध लिखना एक विशेष मानसिक अवस्था होती है। अपने मस्तिष्क के ऊपर ध्यान देकर इंसान निबंध लिखता है और जो है जब मन में उमंग, स्फूर्ति और आवेग आता है तो लेखन अपने आप आ जाता है। अब जैसे हमारे मन में निबंध लिखने के लिए कुछ उमंग जागेगी, स्फूर्ति आएगी, तभी हम निबंध लिख सकते हैं। अब क्या है कि निबंध लिखते समय कोई विषय पर महत्व नहीं दिया जाता, कोई भी विषय लेकर पर उस पर क्या करते हैं? अपने भाव व्यक्त कर देते हैं। निबंध जो ऐसा होता है ना, उस पर अपने भाव व्यक्त कर देते हैं और उसे अपने ही मन से लिखते हैं। और यानी कि वह क्या है? स्वस्फूर्त लेखन को महत्व देते हैं। जो A.G. गार्डिनर है वो क्या करते हैं? स्वतः स्फूर्त लेखन को महत्व देते हैं, यानी कि स्वयं स्फूर्ति से ही लेखन को महत्व देते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सेकंड है इसका लेखक के विचार। अब हम लेखक के विचारों को जानेंगे। अब लेखक मानता है कि उसे ऐसी कोई विशेष मानसिक अवस्था अनुभव नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, एजी गार्डिनर को क्या है, मानसिक अवस्था का अनुभव होता है और उससे ही निबंध लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेखक मानता है कि उसे ऐसी कोई भी विशेष मानसिक अवस्था अनुभव नहीं होती। अब इसका सेकंड पॉइंट, उसे निबंध लिखने के लिए सोचना, योजना बनाना और मेहनत करना पड़ता है। अब जो एजी गार्डिनर ने क्या बताया था कि इसमें स्फूर्ति, उमंग ये सब चाहिए होती है लिखने के लिए। अब इसमें लेखक कहता है कि उसे निबंध लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, वह सामग्री, विषय सामग्री और शैली पर ध्यान देता है। जैसे अब एजी गार्डिनर ने बताया था कि वह स्वास्थ्य, स्फूर्ति, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, खुद से ही निबंध लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, लेखक को विषय सामग्री और शैली पर ध्यान देना होता है। ठीक है, वहाँ पे ये इस पर ध्यान देता है। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, यानी उसके लिए निबंध लेखन एक परिश्रमपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। अब एजी गार्डिनर ने क्या बताया था कि जो निबंध है वो स्फूर्ति लिखा जाता है, स्वतः स्फूर्ति यानी अपने ही अनुसार लिखा जा सकता है, अपनी मानसिक योजना बनाकर ही। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि निबंध लेखन में लेखक को क्या है, परिश्रम करना पड़ता है और योजनाबद्ध प्रक्रिया बनानी पड़ती है। तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। इस प्रकार हैं लेखन को लेकर एजी गार्डिनर के और लेखक की। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से संतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इस प्रश्न में बताया है कि लेखक के अनुसार जो वृद्ध होता है और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। वर्तमान यानी अपने प्रेजेंट से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न यानी अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर कारण अलग होते हैं। तरुणों की असंतुष्टि उनकी अभिलाषाओं और सपनों से जुड़ी होती है। वे भविष्य में सफलता, परिवर्तन और नए अवसर देखना चाहते हैं, इसलिए वर्तमान उन्हें अधूरा और सीमित लगता है। दूसरी ओर वृद्धों की असंतुष्टि उनके अनुभव और स्मृतियों से उत्पन्न होती है। वे अपने अतीत को अधिक सुखद और सरल मानते हैं तथा वर्तमान की बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करना कठिन पाते हैं। इस प्रकार तरुण भविष्य की आशाओं के कारण और वृद्ध अतीत की यादों के कारण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। अब यहाँ पर जो तरुण है वो यानी युवा पीढ़ी के लिए उपयोग किया गया है इस शब्द का। जो तरुण है वो हमारे आजकल के बच्चे हैं यानी कि हमारी युवा पीढ़ी है, और जो हमारे वृद्ध हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं। अब जो ये सब है, तरुणों की जो अभिलाषा यानी कि युवा पीढ़ी की जो अभिलाषा है वो सपनों से जुड़ी होती है। वो भविष्य में क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें सफलता यानी सक्सेस मिले और परिवर्तन आए और नए अवसर देखना चाहते हैं, इसलिए वे वर्तमान में उन्हें अधूरा और सीमित सा लगता है। इसलिए वे क्या रहते हैं, असंतुष्ट से रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सफलता, परिवर्तन, नए अवसर देखने को मिलते हैं इसलिए। अब जो दूसरी ओर जो वृद्ध हैं हमारे यानी कि बुजुर्ग हैं, वो असंतुष्ट इसलिए रहते हैं, वो अपनी पुरानी अतीत, अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं और उन्हें ज़्यादा सुखद मानते हैं कि हमारे पुराना टाइम बहुत अच्छा था, इसलिए वो भी वर्तमान को से असंतुष्ट रहते हैं। इसी तरह क्या है, तरुण भविष्य की आशाओं के कारण, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भविष्यों की आशाओं के कारण रहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें जो जो आशाएं रहती हैं उसके कारण वो असंतुष्ट रहते हैं। और जो वृद्ध यानी कि हमारी बुजुर्ग पीढ़ी होती है वो अतीत की यादों के कारण यानी अपने अतीत को याद करते हैं, उसकी स्मृतियों को याद करते हैं, उसके कारण असंतुष्ट रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से बनाकर कर सकते हैं। तो ये है आपके तरुण यानी युवा पीढ़ी और वृद्ध यानी बुजुर्ग पीढ़ी में अंतर कि वो वर्तमान से किस प्रकार असंतुष्ट रहते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपका कंप्लीट है। अब इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
निमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई? अब इसमें जो लेखक की दो छात्राएं हैं, निमिता और अमिता, दोनों ही अलग अलग विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं। उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को जो जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो जो कठिनाइयाँ इस पाठ में आई थी, वो आपको यहाँ उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर है, निमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखे, जबकि अमिता का आग्रह समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने का है। अब जो निमिता है वो क्या चाहती है कि लेखक किस विषय पर निबंध लिखे? दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर। और जबकि उसकी जो दूसरी छात्रा लेखक की अमिता, वे क्या चाहती है कि वो चाहती है लेखक समाज सुधार विषय पर निबंध लिखें। अब इन विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को कई कठिनाइयाँ आई। पहली कठिनाई यह थी कि उसे इन विषयों के लिए पर्याप्त सामग्री और विचार तुरंत उपलब्ध नहीं थे। दूर के ढोल सुहावने जैसे विषय पर 5 पृष्ठ लिखना उसे कठिन लगा और समाज सुधार जैसा गंभीर व व्यापक विषय भी सीमित समय में लिखना चुनौतीपूर्ण था। दूसरी समस्या यह थी कि निबंध के लिए रूपरेखा बनाना और उपयुक्त शैली चुनना भी उसके लिए आसान नहीं था। इसके अलावा उसे कम समय में 2 निबंध तैयार करने का दबाव भी था। इसलिए उसने अंत में दोनों विषयों को एक ही निबंध में समाहित करने का उपाय अपनाया। अब जो है, लेखक को दोनों विषय ही कम समय में लिखने में कठिनाई हो रही थी और ना निबंध लिखने के लिए लेखक के पास पर्याप्त सामग्री थी और ना विचार उपलब्ध हो रहे थे। अब जो दूर के ढोल सुहावने हैं, इस विषय पर 5 पृष्ठ यानी 5 पेज लिखना उसे कठिन लग रहा था और समाज सुधार जैसी गंभीर और व्यापक विषय भी उसे सीमित समय में लिखना चुनौतीपूर्ण लग रहा था कि इतने कम समय में वो इन दोनों विषयों पर, जो कि अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं और इन दोनों की महत्व अलग अलग है, दोनों पर विषय पर निबंध लिखना कठिन व चुनौतीपूर्ण लग रहा था। अब लेखक को दूसरी समस्या ये आ रही थी कि उसे निबंध के लिए रूपरेखा भी बनानी थी और उपयुक्त शैली का उपयोग भी करना था। ठीक है, तो इसलिए कम समय में दोनों के निबंध लिखना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। तो उसने क्या किया, दोनों ही विषयों को एक ही निबंध में समाहित करने का उपाय अपनाया। उसने सोचा कि वह दोनों ही छात्राओं के विषयों को एक ही निबंध में जोड़कर लिख सके। इसी तरह आपका 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो निबंध शास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने आदर्श निबंध लिखने के लिए कौन सी युक्तियां सुझाई हैं कि भाई किस युक्तियों के अनुसार हम अच्छा और स्पष्ट निबंध लिख सकते हैं। और आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? तो हम निबंध लिखने से पहले जो जो तैयारियां करते हैं वो भी हमें इस प्रश्न में बतानी है। और जो निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के लिए युक्तियां बताई हैं वो भी हमें इसमें बताना है। तो अब इसका उत्तर है, निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार आदर्श निबंध के लिए प्रमुख बातें आवश्यक हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, निबंध संक्षिप्त यानी छोटा और सार गर्भित होना चाहिए। निबंध क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और सार गर्भित होना चाहिए, यानी कि निबंध का सार अच्छा होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है, उसमें 2 प्रमुख अंग होते हैं, सामग्री जिसे विचार कहते हैं और शैली जिसे प्रस्तुति कहते हैं। तो निबंध में 2 मुख्य अंग होते हैं। कौन से होते हैं? सामग्री यानी विचार और शैली यानी प्रस्तुति। अब इसमें अगला पॉइंट है, लिखने से पहले विषय से संबंधित पर्याप्त सामग्री और
विचार एकत्र करने चाहिए। तो निबंध लिखने से पहले क्या करना चाहिए, जो वो विषय है उससे संबंधित पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए हमारे पास और विचार होने चाहिए। अब अगला पॉइंट है, निबंध की पहले से रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अब निबंध लिखने से पहले उसकी तैयार करनी चाहिए रूपरेखा। अब अगला पॉइंट है, भाषा में सरलता, स्पष्टता और प्रवाह होना चाहिए तथा वाक्य छोटे और आपस में जुड़े हों। अब निबंध के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाषा एकदम सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो और उसे समझने में आसानी हो। उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसे अच्छे से समझा जा सके और प्रवाह होना चाहिए तथा वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और आपस में जुड़े हो। तभी वो क्या होता है, निबंध का काम करता है। सारे वाक्यों को जोड़ा जाता है तभी वो क्या बनता है, एक स्पष्ट और सरल निबंध बनता है। और अगला पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में अगर जहां आवश्यकता हो उसके अनुसार ही अलंकारों का, मुहावरों का और लोकोक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो क्या है, आचार्यों ने, जो निबंध के जो आचार्य थे निबंध शास्त्र के, उन्होंने यही युक्तियां दी कि भाई इसके अनुसार ही निबंध लिखना चाहिए। इसका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। अब सेकंड है, मेरी तैयारी किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले। तो अब हम किस तरीके से तैयारी करते हैं निबंध लिखने से पहले। मैं निबंध लिखने से पहले सबसे पहले विषय को धविग्वेगर समझता हूँ, यानी कि ध्यान से एकदम समझता हूँ, भाव विचार करके समझता हूँ। फिर उससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बनाता हूँ। उसके बाद अपने ज्ञान, अनुभव और पढ़ी हुई सामग्री के आधार पर विचार एकत्र करता हूँ। मैं यह भी ध्यान रखता हूँ कि निबंध की शुरुआत, मध्य और अंत स्पष्ट हो। लिखते समय सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करता हूँ और अंत में पूरे निबंध को पढ़कर आवश्यक सुधार करता हूँ। अब हम क्या करते हैं निबंध लिखने से पहले, सबसे पहले उसे अच्छे से समझते हैं, उसके विषय को अच्छे से समझते हैं। फिर क्या करनी चाहिए, उससे पहले मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बना लेते हैं। फिर उसके बाद अपने ज्ञान, अनुभव और पढ़ी हुई सामग्री से क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और विचार अपने एकत्र यानी कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर हम यह भी ध्यान रखते हैं कि निबंध की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग, मध्य यानी कि मिडल भाग और अंत यानी कि लास्ट का जो होना चाहिए, तीनों ये क्या होने चाहिए, स्पष्ट यानी कि सरल होने चाहिए, क्योंकि शुरुआती लाइनें भी हमें समझ आ जाएं, फिर इसका मध्य भाग भी समझ आ जाए कि किस लिए है और फिर इसका अंत भी हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये इसलिए लिखा गया था। और लिखते समय सरल और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करते हैं और अंत में पूरे निबंध को पढ़कर आवश्यक सुधार भी कर लेते हैं कि लास्ट में कोई गलती ना रह गई हो। तो यही सब करते हैं ना, तो आपको भी पॉइंट वाइज ये याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5, मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि जो मार्टेन है उसने जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया था उसने उसी को ही अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि सेम एज इट इज लिख दिया। अब निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि भाई निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या क्या उपयोगिता उसमें हो सकती है। तो इसका उत्तर है निबंध लेखन में देखने, सुनने और अनुभव करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब लेखक अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता है, लोगों की बातें सुनता है और जीवन की घटनाओं को स्वयं अनुभव करता है, तो उसके पास वास्तविक और सजीव सामग्री एकत्र हो जाती है।
इससे निबंध में सच्चाई, स्वाभाविकता और प्रभाव आता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो लेखक है वो जो स्वयं अपनी आंखों से देखता है, लोगों की बातों को सुनता है और कुछ अनुभव करता है, तो क्या होता है कि वो कुछ जीवन की घटनाएं स्वयं अनुभव करता है। उसके पास क्या होता है, वास्तविक और सजीव सामग्री एकत्र हो जाती है और निबंध में इससे सच्चाई, स्वाभाविकता और प्रभाव आता है कि लेखक वो चीज़ देखता भी है, लोगों के विचारों को भी सुनता है और खुद भी अनुभव करता है। अब अनुभव के आधार पर लिखा गया निबंध अधिक विश्वसनीय और रोचक होता है क्योंकि उसमें बनावटीपन नहीं होता। देखने और सुनने से लेखक की समझ और दृष्टि का विस्तार होता है, जिससे वह विषय को अलग अलग पहलुओं से प्रस्तुत कर पाता है। अब इसमें क्या है, अनुभव के अनुसार जो लिखा गया निबंध होता है वो विश्वसनीय और रोचक होता है। उसमें विश्वास किया जा सकता है कि भाई लेखक ने खुद से अनुभव किया है तो यह निबंध लिखा है। और उसमें क्या होता है, बनावटीपन नहीं होता कि कहानी बनाकर लिखी हो, नहीं, लेखक खुद ही उसमें अनुभव करता है और फिर निबंध को लिखता है, इसलिए वो क्या होता है, रोचक और विश्वास करने लायक होता है। अब देखने और सुनने से लेखक की समझ का भी विस्तार होता है और उसकी दृष्टि का भी विस्तार होता है, जिससे वह विषयों को अलग अलग पहलुओं से प्रस्तुत कर पाता है। इस प्रकार ये तीनों बातें निबंध को जीवंत, प्रभावशाली और पाठक के करीब बना देती हैं। ये सभी बातें क्या करती हैं, निबंध को जीवंत बनाती हैं और यानी कि विश्वसनीय, जो उसने अनुभव किया हो असली, और प्रभावशाली, इसमें प्रभाव बनता है, और पाठक के करीब बना देती है, यानी कि पढ़ने वाले के करीब बना देती है कि वो एकदम रोचक और प्रभावशाली ढंग से निबंध को पढ़ता है और समझता है। इसी तरह ये आपके फर्स्ट से लेके 5th तक क्वेश्चन थे लॉन्ग। पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट टू 5th MCQs क्वेश्चंस जो पार्ट से ही जुड़े हैं NCERT बुक से आपकी। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट से लेके 5th तक क्वेश्चन पढ़े जो कि लॉन्ग थे और इम्पोर्टेंट थे, बुक से रिलेटेड थे आपकी, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड। अब हम कुछ परीक्षा के लिए लघु अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में आपकी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। अब इसका पहला क्वेश्चन है, A.G. गार्डिनर और लेखक के निबंध लेखन संबंधी विचारों में क्या अंतर है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये कुछ आपके टेबल के अकॉर्डिंग मैं लेकर आई हूँ, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये A.G. गार्डिनर और लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन दोनों के अलग अलग विचार हैं निबंध को लेकर, ठीक है। तो इसमें लेखन की प्रक्रिया है जिसमें A.G. गार्डिनर कहता है एक विशेष मानसिक स्थिति में अपने आप लिखा जाता है और लेखक कहता है सोचना, चिंता करना और परिश्रम करना पड़ता है। अब दूसरा क्या है भाई, विषय का महत्व। अब इसमें A.G. गार्डिनर कहता है कोई भी विषय उपयुक्त है, भाव ही प्रमुख है। किसी भी विषय पर लिख सकते हैं अपने भाव से। और लेखक कहता है विषय की चिंता होती है इसमें। अब शीर्षक में A.G. गार्डिनर कहता है शीर्षक देने का भार मित्र पर छोड़ देते थे। अब इसमें लेखक शीर्षक और रूपरेखा की समस्या को बताता है और दृष्टिकोण में क्या बताता है, A.G. गार्डिनर सहज और स्वाभाविक होता है और लेखक कहता है प्रयासपूर्ण और परिश्रम साध्य होता है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जिसमें आप याद करके जा सकते हो और अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टेबल के अकॉर्डिंग आपको दिया है। अब सेकंड है, हेड और खूंटी के उदाहरण से लेखक क्या समझाना चाहते हैं। तो हेड और खूंटी के उदाहरण के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, असली वस्तु हेड है, खूंटी नहीं। उसी प्रकार मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, असली वस्तु भाव है, विषय नहीं। अर्थात निबंध में विषय की अपेक्षा लेखक के भाव और अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें हैट और खूंटी के उदाहरण से लेखक ने बताया कि असली वस्तु क्या है, जो उसी प्रकार मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु क्या होती है, भाव, विषय नहीं होता। इसी तरह निबंध में विषय की अपेक्षा लेखक के भाव और अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि निबंध में लेखक अपने भावों को और अनुभव को अधिक महत्वता दे।
दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस लोकोक्ति की व्याख्या पाठ के आधार पर कीजिए। इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर है, ढोल के पास बैठे लोगों के कान के पर्दे फटे रहते हैं। वह उन्हें कर्कश लगता है, परंतु दूर किसी नदी के तट पर बैठे व्यक्ति के कानों में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं, क्योंकि दूरी से कर्कशता नहीं पहुंचती। यह बात जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। तरुणों को भविष्य सुंदर लगता है और वृद्धों को अतीत, क्योंकि जो दूर हैं वे वास्तविकता कठोरता से परे हैं। इसलिए दूर की चीज़ें सदा सुंदर लगती हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ढोल के पास बैठे लोगों के कान के पर्दे फटते हैं। जब ढोल बजता है, जो ढोल के पास बैठे लोग होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये उनको उनके कान के पर्दे फटते रहते हैं और उन्हें कर्कश लगता है कि बहुत ज़ोर से बज रहा है, उनके कानों में बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। लेकिन किसी नदी के तट पर यानी कोई दूर व्यक्ति बैठा हो, उसके कानों तक अगर ढोल की आवाज़ आएगी तो उसे कैसी लगेगी, मधुर लगेगी, है ना। तो उसी तरह जो है दूरी से कर्कशता उसे नहीं पहुंचेगी, लेकिन पास वाले व्यक्ति को कठिनाई होगी। लेकिन दूर वाले व्यक्ति को क्या लगेगी, उसकी आवाज़ एकदम मधुर और सुरीली और अच्छी लगेगी। इसी तरह यह बात भी जीवन के सभी पहलुओं के लिए लागू होती है। अब जो हमारे तरुण यानी कि युवा पीढ़ी है, उन्हें क्या लगता है, भविष्य बहुत सुंदर लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, हम ऐसे करेंगे। वो अपने मन में तरह तरह के सवाल पैदा कर लेते हैं और अपने भविष्य के लिए सुंदर सुंदर बातें सोचने लगते हैं, जिससे उन्हें क्या लगता है, अपना भविष्य सुंदर लगता है। और उसी तरह वृद्धों को अपना अतीत, भले ही उन्हें अतीत में कितनी भी कठिनाइयाँ हुई हो, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, अपने अतीत की तारीफ करेंगे कि भाई हमारा अतीत बहुत अच्छा और मधुरता से बीता, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ से दूर हैं। अब वृद्ध जो है अपने अतीत से दूर जा चुके हैं और जो युवा पीढ़ी यानी कि जो हमारे तरुण हैं वो भविष्य से अभी आए नहीं है भविष्य में, तो उन्हें भविष्य सुंदर लगता है, क्योंकि जो दूर है वे वास्तविकता कठोरता से परे है। उन्हें अभी कठोरता नहीं लगेगी, उन्हें अभी इसकी वास्तविकता का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दूर हैं तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। इसलिए दूर की चीज़ें हमेशा सदा ही सुंदर लगती हैं। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस तरह ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब अगला जो है हमारा प्रश्न है, तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्यों असंतुष्ट रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना। इसी तरह पॉइंट वाइज, तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर होते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य उज्जवल और मनमोहक लगता है। वे भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और क्रांति के समर्थक होते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, वृद्ध अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, इसलिए उन्हें अतीत की स्मृति सुखद लगती है। वे अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं और अतीत गौरव के संरक्षण होते हैं। इसी तरह जो इसका थर्ड पॉइंट है, दोनों को वर्तमान से असंतोष है और इसलिए वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और सुधारों की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब इसी तरह क्या है,